नमस्कार, मैं दीपक कुमार। आज़ादी का अमृत महोत्सव, मोदी का दूसरा कार्यकाल, डबल इंजन की सरकार में उत्तर प्रदेश में हूँ। शिक्षा, पानी, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था, रोजगार और सबसे बड़ी बात जो है, हम आज उस पर बात करेंगे लोकतंत्र की। शानदार लोकतंत्र है हिंदुस्तान का। एक क्यारी में भिन्न भिन्न प्रकार के फूल, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। अलग अलग रंग के लोग, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग भाषा, और सबका मिला करके एक देश। शानदार स्वप्न देखा था लोगों ने। आज हम उसी आज़ादी का महोत्सव मना रहे हैं। हम बात करेंगे और पूछेंगे, जानेंगे जिस लोकतंत्र का सपना आज़ादी के पे बलिदान देने वाले लोगों ने, जो भारत ने लोकतंत्र का सपना देखा था, हम 75 साल में कहाँ तक आ पहुँचे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं शिवाजी राय, राजनीतिक विश्लेषक हैं, सामाजिक चिंतन करते हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। किसान आंदोलन से लेकर के देवरिया की मिट्टी में पैदा हुए और पूरे हिंदुस्तान में जहां बड़ा आंदोलन हुआ, आपकी सहभागिता रही। आज हमारी उनसे बात हो रही है और बेबाक बातचीत करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं शिवाजी राय। बहुत बहुत स्वागत है राय साहब आपका चाणक्य न्यूज इंडिया में। जो सपना नेहरू ने, अंबेडकर ने, पटेल ने, गांधी ने, या सारे लोगों ने देखा था लोकतंत्र का, जो सजोया था, आज हम 75 साल में आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है? 75 साल देश को आज़ाद हुए हो गया है और हमारा जो संविधान है वो गणतांत्रिक संविधान है जी। और जब भारत में संविधान निर्माताओं ने जब संविधान सभा का गठन हुआ और तमाम किस्म के लोग उसमें शामिल थे, कानूनविद भी थे, समाजशास्त्री थे और तमाम जो अर्थशास्त्री थे जी, यानी विभिन्न किस्म से लोग अपनी बात को जब उस रख रहे थे कि लंबी बहस चली है, 2 साल 11 महीना 18 दिन पर वो जाकर संविधान हमारा तैयार हुआ। हमारी जो संविधान की अवधारणा है उसमें तमाम लोगों ने जो रिसर्च किया उस संविधान पर, खासकर ग्रेमिल ऑस्टिन जो इस बात को कहते हैं कि भारत का संविधान सामाजिक क्रांति का एक दस्तावेज है, इस बात को कहते हैं वो। और ये संविधान कहता है जब ये देश में एक संविधान, ऐसा संविधान बना है जो सामाजिक क्रांति का दस्तावेज है, यानी साफ साफ है कि बिना सामाजिक क्रांति के हमारा लोकतंत्र और ज़्यादा मजबूत नहीं हो सकता था। इसलिए उन्होंने सामाजिक क्रांति की बात कही है उसमें। ये साफ है। क्या मोदी जी के कार्यकाल में, मोदी जी के शासनकाल में आपको सामाजिक सद्भाव नहीं दिखता? मोदी जी जिस संगठन से आते हैं जी, वो संगठन एक अघोषित फांसीवादी ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें कोई दो राय नहीं। और हम तिरंगा की बात करते हैं। भारत के संविधान निर्माताओं ने जब तिरंगा को स्वीकार किया तो विभिन्नताओं को स्वीकार किया, और वो जिस संगठन से आते हैं वो संगठन तिरंगा को नहीं स्वीकार करता है, वो संगठन भगवा को स्वीकार करता है। यानी आप संदेह व्यक्त कर रहे हैं उनके, जहाँ से वो आते हैं, जिस विचारधारा से आते हैं। इसमें यथार्थ है, उसको संदेह की बात नहीं है। दस्तावेज है कि 1947 15 अगस्त 1947 को आरएसएस ने इस तिरंगे को अस्वीकार किया था। उनके चीफ गोलवलकर ने कहा ये मेरा झंडा नहीं है, मेरा झंडा भगवा है और ये तिरंगा अशुभ है, कहते हैं बात को। तो जिस तिरंगे की बात आज मोदी कर रहे हैं, इसका मतलब अब देश में मोदी जी को सर्टिफिकेट की जरूरत है, विश्वास की जरूरत है कि क्या लोग वाकई अभी भी देश के प्रधानमंत्री होने के बाद, इतना ज़्यादा वोट लेने के बाद, इतनी ज़्यादा सीटें लेने के बाद भी क्या लोग मुझ पर भरोसा कर रहे हैं। और इसीलिए ये तिरंगा की जो बात आ रही है, हम लोग बचपन में जब प्राइमरी स्कूल पढ़ने जाते थे, एक हफ्ता पहले से खेल कूद की तैयारी होती थी।
हम लोग तिरंगा बनाते थे कागज पर बढ़िया सुंदर बना करके, और झंडा ऊंचा रहे हमारा। प्रभात फेरी होती थी और आज भी होती है। हर घर दरवाजे दरवाजे तिरंगा लेकर पूरा झुंड जाता था। मैं आपके इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। अगर ऐसी किसी तरह की बात होती तो दूसरा कार्यकाल उनका नहीं आता। कार्यकाल आना तो अलग बात है। अभी जो है मैं कहूँ, मैं पहले जानता हूँ कि दुनिया के जितने तानाशाह हुए हैं सारे वोट से चुन के आए। कोई तानाशाह जो है बिना वोट के नहीं आया। हिटलर को ले लीजिए, सबसे ज्यादा वोट पाया, सबसे ज्यादा लोकप्रिय था। मुसोलिनी को ले लीजिए, आप यही देखिए, पुतिन को लीजिए, पुतिन चुन के आए हैं और घोषित कर दिया कि नहीं मैं अब राष्ट्रपति रहूंगा 29 तक। वोट जो है लोकतंत्र का मानक नहीं है। इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने यह बिल्कुल महसूस किया कि वोट से चुनी हुई सरकार भी तानाशाह हो जाती है, इसीलिए इंस्टीट्यूशन की व्यवस्था किया। तमाम इंस्टीट्यूशन बनाया उन्होंने और उनको ऑटोनॉमी किया कि सरकार का नियंत्रण उस इंस्टीट्यूशन पर न हो। और ज्यों-ज्यों लोकतंत्र आगे बढ़ेगा इंस्टीट्यूशन मजबूत होते जाएंगे। ये पिलर्स जो बनाए गए, चाहे सुप्रीम कोर्ट बना, चुनाव आयोग बना, या ईडी बना, या जो है ये सीबीआई बना, ये सबके संवैधानिक दर्जे हैं। सीबीसी है, संवैधानिक दर्जा है, ताकि सरकार के नियंत्रण में न जाए, क्योंकि वो जनता के लिए बनाया गया था। और जो भी सरकार के नियंत्रण में चला जाएगा वो जनता के साथ नहीं खड़ा हो सकता है, लोकतंत्र के साथ नहीं खड़ा हो सकता है। जी, जो मोदी जी है, जो मोदी जी का सिद्धांत है, जो मोदी जी की सोच है, जहां वो हिंदुस्तान को ले जाना चाह रहे हैं, वो भी एक खूबसूरत सोच रखते हैं और शानदार लोकतंत्र की बात करते हैं। आप जब भी उनके भाषण को सुनिए, उनके विचारों को सुनिए, तो शानदार लोकतंत्र की उन्होंने व्याख्या की, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन एक सवाल आपने अभी कह दिया कि पुतिन भी चुन के आए थे, हिटलर भी चुन के आए थे, ये सारे लोग चुन के आए, तो आपको क्या लग रहा है कि जो हमारा हिंदुस्तान का लोकतंत्र है, मोदी जी भी चुन के आए, तो क्या आपको कहीं लग रहा है क्या कि लोकतंत्र कमजोर हो रहा है? साफ साफ दिखता है, साफ साफ रेखा खींच दी गई है कि अगर जो आप मोदी की तरफ नहीं खड़े हैं तो आप देश के शत्रु हैं। और देश की सारी संस्थाएं, मैं सुप्रीम कोर्ट को भी कह रहा हूं, ईडी को कह रहा हूं, सीबीसी को कह रहा हूं, मैं सीबीआई को कह रहा हूं, और सारे जो चुनाव आयोग को कह रहा हूं, ये सारी संस्थाएं आखिर एक्टिव क्यों नहीं होती? जो मोदी के पक्ष में खड़े हैं उनके खिलाफ भी एक्टिव होना चाहिए था, उनको साफ दिखना चाहिए था, पारदर्शिता उनके अंदर आनी चाहिए थी। तो साफ साफ जब दिखता है और ये बात तय हो जाता है लोकतंत्र में, संस्थाएं जब संदेह की घेरे में आ जाती है, ये लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। मैं आपसे पुनः वहीं आ रहा हूँ। ईडी का जो एक प्रयोग है, जैसा आप लोग कह रहे हैं, बातें आ रही हैं तमाम सोशल मीडिया से लेकर के आम चर्चा का विषय, ईडी का जो प्रयोग है बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। बहुत खोजबीन के साथ, बहुत अध्ययन के साथ, बहुत दावे के साथ मैं इस बात को कह रहा हूँ कि ईडी का जो भय है या ईडी का जो रेट है वो क्यों खास तौर से उन्हीं के वहाँ पड़ रही है जो मोदी के समर्थन में है। ईडी कभी बेरोजगारी के साथ खड़ा नहीं। ईडी जो है अब पिंजरे में बंद तोता हुआ जी, और सुप्रीम कोर्ट ने जो मुहर लगाई, ये पूरी दुनिया में आलोचना हो रही है कि देश के संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए, सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया कि ईडी को पूर्ण रूप से अधिकार है, मैं उसमें कुछ है और नहीं। और सुप्रीम कोर्ट ने जब कह दिया, जो अधिकार दिया है जी, उसमें नागरिक अधिकार समाप्त हो जाते हैं। नागरिक अधिकार, मैं नागरिक अधिकार की बात करता हूँ जी, और मैं इस देश का नागरिक हूँ, यह मेरा सबसे बड़ा अधिकार है। और जब ये अधिकार मेरा मार दिया जाएगा तो हमें कोई संस्था बचा नहीं सकती, किसी की हैसियत बचाने की मेरी नहीं बनती, ये सरकार भी मुझे नहीं बचा सकती। और वो अधिकार जो ईडी को मिला हुआ है, और उनका आउटपुट देखिए, ईडी का आउटपुट देखिए, उनका रिजल्ट देखिए, 5400 केसेस दर्ज हैं, 5400, और आउटपुट उनका 0.05 है। 5400 केस दर्ज में 32 केसों पर कन्विक्शन होता है। इतना परसेंटेज, अगर 0.05% अगर जो कन्वेंशन हो रहा है देश में, इसका मतलब ईडी सिर्फ इस्तेमाल हो रही है। और ये साफ साफ बात है कि ईडी से जब विपक्ष को दबाया जाएगा तो जो 69% लोगों का नेतृत्व कर रहा है संसद में करता है, अब देखिए दुर्भाग्यपूर्ण है
हिंदुस्तान के संविधान में संसद में जो कार्यवाही चलती है उसको दुनिया के किसी कोर्ट में या भारत के किसी न्यायालय में या भारत कोई न्यायालय उसे नोटिस नहीं कर सकता। संसद की कार्यवाही चल रही हो, पहले सीनियर पार्लियामेंट्रियन विपक्ष का नेता राज्यसभा में, उसको 12 बजे नोटिस इशू करती है सीबीआई ईडी और संसद में नोटिस जाती है। क्या आप समझते हैं कि साधारण बात है क्या? जिस संसद को हिंदुस्तान की जनता प्रतिनिधि भेज करके अपनी ताकत समझती है, उस संसद से ऊपर ईडी हो गई, ये साधारण बात नहीं है। और इसलिए ऐसा नहीं हो कि ईडी अपने आप कर रही है। इसका मतलब साफ है कि ईडी का इस्तेमाल मोदी संसद में कर रहे हैं। अगर वो ईडी का इस्तेमाल करते, देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, अगर वो ईडी का इस्तेमाल करते तो स्टालिन पे कर सकते थे, केरल में कर सकते थे, 30 वर्षों से ज़्यादा लगभग, जहाँ तक मुझे याद है, पश्चिम बंगाल में वामपंथियों की सरकार चली, वहाँ कर सकते थे। ऐसी बात तो कुछ है नहीं। देखिए, वामपंथी की बात जहाँ तक है जी, दुनिया कोई ताकत वामपंथियों को बेईमान घोषित करने की हैसियत में नहीं है। इसे साफ दिखता है कि अगर जो वहाँ चले जाएंगे तो बेईमान साबित हो जाएंगे मोदी खुद ही। किसी वामपंथी के खिलाफ ईडी जांच कर ले तो त्रिपुरा में तो बहुत ही सरकार रही है, मानिक सरकार, जांच कर ले। उनकी पत्नी तो अध्यापिका थी और ये जाती तरकारी खरीदने जाती थी, मुख्यमंत्री की पत्नी, जांच कर ले। ईडी सरकार वो मानिक सरकार के साथ जांच कर ले, जांच कर ले प्रकाश करात के खिलाफ, जांच कर ले सीताराम येचुरी के दीपांकर भट्टाचार्य के खिलाफ जांच कर ले। वो जानते हैं चाहे जितना भी, आखिर वो कौन सी बात है जिससे नहीं जांच हो पाई? इसलिए है कि सर्वविदित है, आम जनता कहती है कि कम्युनिस्ट लोग बड़े ईमानदार होते हैं, ये आम जनता कहती है। और आम जनता की धारणा हो कि फला ईमानदार है तो मोदी उसको बेईमान घोषित करने में दिक्कत होगी, ईडी को भी दिक्कत होगी। लेकिन ये कहा जाए कि ममता बनर्जी जैसे लोग सरकार चलवाए हों अटल बिहारी वाजपेयी की, रामविलास पासवान, नीतीश कुमार, शरद यादव, सब लोग सरकार चलवाए हों, ये लोग तो विपरीत विचारधारा के लोग थे। और जो है नहीं, विपरीत विचारधारा के लोग नहीं थे। हम लोहिया के पास जाते हैं जी, लोहिया जी भी समय समय पर आरएसएस के साथ खड़े होते हैं। और दीनदयाल उपाध्याय जी की, मैं यहाँ बहुत स्पष्ट बात मैं कर रहा हूँ, हमारे बहुत हम सोशलिस्ट विचारधारा से भी प्रभावित रहा हूँ। आज की तारीख में मैं वामपंथी विचारधारा से प्रभावित हूँ, मार्क्स से प्रभावित हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है, कहने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन लोहिया जी जब चुनाव जीतना होता है, पहली बार पार्लियामेंट में जाते हैं 1963 में, 64 में, और फर्रुखाबाद से चुनाव लड़ते हैं, तो दीनदयाल उपाध्याय से सहयोग लेते हैं। जब अध्यक्ष थे दीनदयाल उपाध्याय, उस समय जनसंघ। तो ये आप देखेंगे कि लोहिया के शिष्य जितने होंगे वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे, इसलिए उन्हें डराया जा सकता है, उनको डराया जा सकता है। तो ईडी उसको डराने चली जाती है। लेकिन आज की तारीख मामला उल्टा हो गया है जी। नेहरू परिवार को जो खत्म करने की बात करते हैं, और आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद भी पटेल जी के बयान गवाह है कि पटेल जी ने नेहरू से कहा कि मैं 3 मूर्ति भवन में 3 कमरे में आपको नहीं रहने दूंगा, आप मेरी धरोहर है, प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने कहा मैं 3 कमरे में ही रहूंगा, देश बहुत गरीब है। फिर उसका उन्होंने थोड़ा मजबूत व्यवस्था किया, सुरक्षा की व्यवस्था किया। लेकिन आरएसएस के लोगों ने नेहरू पर भी 4 बार 5 बार हमले कराया और गांधी पर भी हमले करवाया और गांधी की हत्या करवाया। नेहरू परिवार को खत्म करना राजनीतिक रूप से या आरएसएस की मजबूरी है। जब तक नेहरू परिवार सत्ता में या प्रभाव में रहेगा, तब तक आरएसएस की जो काला चिट्ठा है उनके पास है, वो खोलते रहेंगे। और राहुल गांधी इसलिए कि वो आरएसएस पर हमला बोल रहे हैं, और कम्युनिस्ट पार्टी तो विरोध है, ये है कि वो जो है ईश्वर को नहीं मानते, वो नास्तिक है। तो सीधी सीधी बात है, तो यहाँ कैसे टकराएंगे जाकर के। लेकिन यहाँ उनको दिक्कत होती है कि नेहरू जो है आरएसएस को सबसे पहले खारिज किए थे, और कभी नहीं देखे होंगे आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद कि नेहरू या उनका परिवार आरएसएस के कैंप कभी गया हो। जो आज का लोकतंत्र है, आपने कई बार कहा कि लोकतंत्र खतरे में, तो क्या ईडी के प्रयोग से लोकतंत्र, ये आखिरी सवाल है मेरा, क्या ईडी का प्रयोग हो रहा है या ईडी स्वतंत्र होकर काम कर रही है? वाकई जिन लोगों के खिलाफ ईडी कार्रवाई कर रही है वो किसी न किसी मामले में संलिप्त हैं। तो लोगों के संलिप्त होने से लोकतंत्र का क्या मतलब? लोकतंत्र तो आम आदमी का अधिकार है, आम आदमी ने वोट देकर सरकार बनाया है, सरकार चल रही है, सरकार कह रही है कि हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, आज़ादी का शानदार कार्यकाल हम पूरा कर रहे हैं, जनता के हित में कार्य कर रहे हैं, तो उसमें लोकतंत्र कमजोर होने की बात कहाँ से आती है? देखिए, भारत में तो अमृत महोत्सव हमेशा रहा है,
जी। आज़ादी के बाद झंडे खूब फहराए गए हैं 26 जनवरी को, 15 अगस्त को। ये अमृत काल नहीं है जी। आज भारत का ये सबसे दुर्दिन काल है। आज़ादी के बाद सबसे दुर्दिन काल है ये बात। दूसरी चीज़ ये है कि झंडा कहाँ से खरीदा गया है। कल ही मैं एक दो आज बच्चों को देखा और 2 झंडे लेके जा रहे थे। मैंने पूछा कहाँ से लेके आ रहे हो, कहा कोटेदार ने कहा कि झंडा नहीं लेंगे तो राशन नहीं। ये अमृत काल है कि राशन की शर्त पर झंडा उसे दिया जाएगा लगाने की। मैं आपके चैनल पर दावे के साथ कह रहा हूं। इसका मतलब साफ है कि जो हम झंडा स्वेच्छा से लगाते थे आज हमें बाध्य किया जा रहा है। इसका मतलब साफ है कि आप समझते हैं कि आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं। पहली बात है। दूसरी चीज, तानाशाही संस्थाओं को कब्जे में लेने के बाद आते और दुनिया का इतिहास यही रहा है। इसीलिए बिना संस्थाओं के, अब देखिए 2014 के पहले के देख लीजिए, मनमोहन सिंह ने अपनी सरकार में अपनी मंत्री को सस्पेंड किया, अपनी सरकार में जांच करवाए। और देखिए उस संस्था में कौन से लोग हैं। विनोद राय जैसे लोग सीएजी थे और उन्होंने कहा कि घाटा घोटाला बताया। आज ये बताया नहीं जा रहा है कि जो 5G की नीलामी हुई है वो 5 लाख करोड़ का जो आय का अनुमान था वो 1,50,000 करोड़ आय होने जा रहा है। जनता को नहीं बताया, जबकि 2G उस समय 1,76,000 करोड़ में नीलाम हुई थी। 5G 1,50,000 करोड़ में 13 के बाद 12 के बाद देखिए आज कितने दिन बाद ये 1.5 लाख करोड़ में नीलामी हो रही है। देश का ये पैसा कहाँ गया अमृत काल में, इस अमृत महोत्सव के दौरान, ये देखना होगा। फिर झंडा कौन ले आके बंटवा रहा है ये देखना होगा। और हमें खुशियाँ थी, हम झंडा खुद बनाते थे। आज जो है खुशियाँ मोदी बांट रहे हैं, मोदी बांट रहे हैं खुशियाँ। इसका मतलब मोदी को सर्टिफिकेट की जरूरत है। और कल से परसों चर्चा चल रही है ये डीपी क्या होता है, लगाना होता है मोबाइल में। तो नेहरू के साथ जो झंडा का डीपी है नेहरू जी के साथ, वो दुनिया लगा रही है। इनके पास कोई वारिस नहीं है, ऐसा मिल रहा है कि उनका डीपी लगावे तो शाखा का फोटो लगा रहे हैं। वो शाखा का फोटो आज़ादी के पहले का प्रतीक किस बात का है? वो प्रतीक है कि अंग्रेजों के साथ खड़े थे, आज़ादी के खिलाफ थे। आज जो है 75 साल बाद इनको चिंता है कि हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों के बीच में जाना है तो मुझे झंडा लगाना है। ये अपने झंडा लगाने का बहाना कर रहे हैं, इसलिए हमारे ऊपर अमृत काल थोप रहे हैं। देश में अमृत काल चल रहा है, किसानों को अपने हक के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। जो नौजवान हैं उनकी नौकरी जा रही है, जो कर्मचारी है उसकी पेंशन खत्म की जा रही है। हम अमृत काल में जी रहे हैं, महसूस कर रहे हैं हम अमृत काल में जी रहे हैं। हम घर घर झंडा लगा रहे हैं, झंडा खरीद रहे हैं। एक शर्त राय साहब ने अभी हमको बताया कि कोटेदार ने कहा कि राशन तभी मिलेगा जब झंडा ले जाओगे। महसूस करिए कि आप अमृत काल में जी रहे हैं। बच्चों को पढ़ाइए, उसके हाथ में झंडा थमाइए, लेकिन उसकी नौकरी जा रही है। सरकार लोकतंत्र को मजबूत बता रही है। जब देश में नौकरी नहीं रहेगी, देश में किसानों के पास आय नहीं रहेगा, जब आपका लड़का नहीं पढ़ेगा तो हम किस तरह का भारत बनाना चाह रहे हैं। आज की चर्चा में बस इतनी ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमको दीजिए विदा, फिर मिलते हैं किसी और के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज़ इंडिया। कैमरामैन संतलाल के साथ मैं दीपक कुमार।